अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पढ़े लिखे अफराद पर मुश्तमिल वकला का तबका कानून की खिलाफ वर्जी को शायद अपना बुनियादी हक तस्वुर करता है। यही वजह है कि आए रोज़ वकला गर्दी के वाक़यात की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी इस पढ़े लिखे तबके से अदालतों में आए साइलीन तशद्दुद का शिकार होते हैं, कभी अदालतों पर हमलावर हो जाते हैं, कभी अदालती अमले पर ही धावा बोल देते हैं। यहाँ तक कि जज साहिबान की भी ताज़ीम व तकरीम नहीं करते और दौरान मुकदमात अदालतों में गाली गलोच की जाती है। जजिस को अदालत में बंद कर दिया जाता है, तरह तरह से अदालतों की बेहुरमती की जाती है। लेकिन अफसोस के कानून के इल्म हासिल करने वाले इन कानून शिकनों को पूछने वाला कोई नहीं है और वकला गर्दी की ये बीमारी अब यहां तक आ पहुंची है कि ताकत के नशे में चूर वकला ने आज लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर धावा बोला। आज वकला की जानिब से अमराज़े कल्ब के अस्पताल पर होने वाले हमले की वजह मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से जारी एक वीडियो बनी जिस पर वकला का मौक़िफ़ था कि उनकी तज़हीक की गई, जिसके बाद आज का सारा सीन क्रिएट हुआ। वकला आज PIC के बाहर एहतजाज करने आए। इस एहतजाजी धावे में ये जो एहतजाज था ये एक धावे में बदल गया और वकला जैसे मुहज़्ज़िब पेशे में छुपी काली भेड़ें उनके चेहरों से नकाब उतर गया। दुनिया में तो जंग के दौरान भी अस्पतालों और स्कूलों को कभी निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन आज लाहौर के PIC के अस्पताल में हमलावर करके वकला ने साबित कर दिया, उन्होंने हमला करके, इसके सिर्फ डिग्रियां लेने से कोई मुहज़्ज़ब और तहजीब याफ्ता नहीं हो जाता। वकला की जानिब से अस्पताल पर बोले गए धावे से कोई महफूज नहीं रहा, ना तो ICU में मौजूद जो पेशेंट्स थे, लोग थे, ना ही ऑपरेशन थिएटर और ना ही मरीजों की इयादत करने वाले जहां उनके जो लवाहिकीन थे वहां पर, ना ही डॉक्टर्स, ना ही सहाफ़ी। फिर यहां तक के सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान भी बिफरे हुए वकला के तशद्दुद से नहीं बच सके और वकला की जानिब से उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक तरफ ये हंगामा बरपा था, वकला इसे एंजॉय कर रहे थे, दूसरी तरफ अस्पताल के अंदर जो मरीज ज़ेरे इलाज थे वो मदद के लिए तरस रहे थे और इसी हंगामे की वजह से बरवक्त इलाज ना मिलने की वजह से 4 मरीज जान की बाजी भी हार गए। सवाल यह है कि जो मरीज इस हंगामे की वजह से जान की बाजी हार गए, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? वकला पर जिन्होंने आज ये हंगामा बर्पा किया या फिर हुकूमत पर जो अपनी रिट कायम करने में नाकाम रही? इस पर मैं बात करूंगी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आपका। चौहान साहब, आपके साथ जो हुआ काबिल मज़म्मत है, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। आप तो मीडिएटर का किरदार अदा करने गए थे, आप तो सुलह सफाई की कोशिश कराने गए थे, ये आप पर हमलावर क्यों हो गए और बावजूद इसके कि रात को इनके मामलात भी सेटल्ड हो गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, मैं तो ये सोच के वहाँ गया था और CM साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई। इस्लामाबाद CM साहब मीटिंग के लिए गए हुए थे, वहाँ से उनका फ़ोन आया कि आप मीडिया में भी और मौके पे जाके भी कोशिश करो कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, कूल डाउन करो। मेरे जहन में ये था कि दोनों तरफ पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, एक तरफ वकील हैं, एक तरफ डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा यार बड़ा आसान होगा, मैं जाऊँगा, जाके उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात करूँगा और चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। मैं वहाँ गया, आपके सामने फिर सारी पिक्चर है, वकला ने किस तरीके से फिर मेरे साथ जो है मुझे टॉर्चर किया, मुझे अगवा करने की कोशिश की, मुझे उठा के ले जाने की कोशिश की। फिर वहाँ से जब मैं निकला हूँ पुलिस की तरफ जना मैं गया हूँ तो पीछे से फायरिंग भी जना इन्होंने की जना। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी जो CM साहब की तरफ से मुझे हदायत थी वो ये थी कि मॉडल टाउन की तरह का माहौल ना यहाँ बनने पाए। मैंने बावजूद इसके कि मेरे साथ उन्होंने टॉर्चर किया, मैंने गुस्से का इजहार करने के बजाय उनसे जान छुड़ा के सीधा पुलिस के पास जाके मैंने पुलिस को मना किया कि आपने शेलिंग नहीं करनी। उस शेलिंग ना करने का मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने शेलिंग रुकवा दी थी। उसकी 2 वजूहात थी, एक तो वहाँ पे PIC और सर्विसेज हॉस्पिटल की जनाब इमरजेंसी के अंदर मरीज डिस्टर्ब हो रहे थे उस शेलिंग से, दूसरा मुजाहिरीन को कूल डाउन करने के लिए मैंने ये चीज़ रुकवाई। उसके बाद DIG ऑपरेशन को बुला के मैंने पूरी एक नई स्ट्रेटजी बनाई, रीऑर्गेनाइज करके पूरी पुलिस को हमने बगैर गोली चलाए, बगैर शेलिंग किए, बगैर किसी वकील को जख्मी किए, वाटर कैनन के जरिए से 20 मिनट के अंदर आपने जो किया आपने अपनी सोच के मुताबिक बेहतर समझ कर किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी सुन लें, अब मेरा सवाल सुन लें। ठीक है, ये वकला का जत्था 2 मिनट में यहाँ पर नहीं पहुंचा। ये वकला का जत्था GPO से चलता है मेन मॉल रोड पर, जेल रोड पर, जहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं।
नारेबाजी करते आ रहे हैं, ललकारते आ रहे हैं। उस वक्त सारी इंतजामिया कहाँ थी? आईजी पंजाब उस वक्त कहाँ थे? स्पेशल ब्रांच कहाँ थी? ये तो कल से ही धमकियां कह रहे हैं कि इन्होंने देना शुरू कर दी थी। और फिर जब 2-2.5 घंटे में ये जीपीओ से पीआईसी तक पहुंचते हैं, तब कानून कहाँ था? तब आप लोग हरकत में क्यों नहीं आए? देखें, आपकी बात ठीक है। ये बात अभी हमने बड़ी आला सतही इजलास सीएम साहब फ़ौरन इस्लामाबाद से वापस आए, उसमें चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब दोनों से सीएम साहब ने ये बात की, उस्मान बुज़दार साहब ने, कि ये वाला इशू जो आपने सारा डिस्कस किया है कि इसमें नेगलिजेंस क्यों हुई, और उस पर बाकायदा तय किया गया कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको भी जो है वो पुलिस के अंदर जो है वो इंतजामिया के अंदर उनके हवाले से भी जो है वो चेक एंड बैलेंस और उनको सज़ा दी जाए। लेकिन जो रियल पिक्चर ये थी कि कल लगता है कि इस मामले पर इन्हें भी बदलना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक चीज़ रख दूं। हुआ ये कि पिछले 1.5 महीने से ये जो जारी था इनकी आपस का कन्फ्लिक्ट, उसमें वज़ीर सेहत और वज़ीर कानून ने बीच में डल के बड़ा एमिकेबली आज से 1 दिन पहले इनका दोनों कम्युनिटीज़ का मसला हल कर दिया था। और आज जो इन्होंने ईवान अदल में प्रोग्राम रखा हुआ था वो बुनियादी तौर पे वकीलों का प्रोग्राम यही था कि उनकी जो लीडरशिप है उसने वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बयान करने थे अपनी कम्युनिटी के सामने कि जो डॉक्टर्स ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आके माफ़ी मांगनी थी और उसकी अप्रूवल करके मामला ख़त्म होना था। अब एजेंसीज की और स्पेशल ब्रांच की तो रिपोर्ट ये थी कि ये बड़ा पीसफुल और बड़ा एमिकेबली आज का प्रोग्राम होगा। वहां पर इनका एक मुखालिफ ग्रुप था जिसने अभी 1 महीने बाद इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, उसने चीजों को हाइप दी कि आपने हमारा मैंडेट बेच दिया, आपने वकला से गद्दारी की, आपने वकला को बेच दिया। उनकी तकरीरों से फिर सारा हाइप क्रिएट होकर फिर ये लोग वहां से जो निकल के आगे आए। इसने हाइप क्रिएट की। हमारा कंसर्न है एक एक बंदे का जिसके दिल में दर्द है, इंसानियत है, जो वकला में तो आज बिल्कुल नजर नहीं आई कि जो 4 लोग आज मर गए हैं, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इन वकला पर करें या जिन इदारों ने आज नाअहली का मुजाहरा किया, इसको नजरअंदाज किया जब ये जत्था जा रहा था, किस पर? ये तो कत्ल है, सीधा सीधा कत्ल है। ये तो किस पर जिम्मेदारी डालें इसकी? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पे SOPs तय है जंग के कि आपने किसी हस्पताल के ऊपर अटैक नहीं करना, किसी हस्पताल पे हमला नहीं करना, किसी मरीज़ को अटैक नहीं करना। आज तो उस इंटरनेशनल इंसानी अखलाकियात के ऊपर मबनी जो जंगी SOPs है उसको भी जो है वायलेट किया गया। दूसरा ये आज तय हुआ है इंशाल्लाह इनको चुन चुन के जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो इनकी लीडरशिप थी, जो इनको बहला फुसला के यहाँ तक लाए थे और जो वहाँ पे लोग शरीक थे, इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ तारीखी कार्रवाई होगी और सारे देखेंगे। और हमने तय किया है कि चीफ जस्टिस लाहौर को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, पूरी जुडिशरी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वकला बरादरी के वो डिसेंट लीडरशिप, वो प्रैक्टिसिंग लायर के जो प्रैक्टिस करने से गर्ज रखते हैं, जो ये दींगा मुश्ती और ये लड़ाई झगड़े की तरफ जिनकी तवज्जो नहीं होती, उनको एतमाद में लेके इंशाल्लाह एक इस अंदाज से ऑपरेशन किया जाएगा कि दोबारा किसी गिरोह को माफिया बनने का यहाँ माहौल ना दिया जाए। और ना हम इस चीज की इजाजत देंगे कि कोई भी गिरोह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, भले ही वो आईजी पंजाब हो, उनके खिलाफ भी आज तय, उसमें भी आज बिल्कुल तय हुआ है। सीएम साहब ने डायरेक्शन दी है कि इंडिजीनियसली भी सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंतजामिया और पुलिस की जो नाअहली है उनके खिलाफ भी इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। और एक आखिरी सवाल, उम्मीद करें कि ये मामला कमेटी सपोर्ट नहीं होगा, सब कुछ कैमरों की आंख में महफूज है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में सबके सामने है। इंशाल्लाह बेगम रहे जो है ना, हम इस पाकिस्तान और पंजाब के अंदर जो है ना किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो बनाना रियासत बनाए और वो कुरून उला के दौर का जो है यहाँ पे माहौल बनाए कि अगर किसी ने गाली दे दी तो आप उसको कत्ल कर दें, अगर किसी ने तज़हीक कर दी तो आप पूरा गिरोह ले जाके उसका पूरा ख़ानदान जो है ना मार दें। ये नहीं होता। हम तो सारा दिन यहाँ पे ये लोग होता है जो ना, हम पॉलिटिशियन है, सारा दिन टॉक शोज़ के अंदर, मीडिया टॉक के अंदर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। इसका मतलब है जिसको बुरा कहा जाए वो अपना ग्रुप लेकर आए और उसके सर पे चढ़ाई कर दे। वकला को ये चीज़ सोचनी चाहिए, वो कानून के रखवाले हैं, वो कानून बनाने वाले हैं, का इशारा नून लीग की तरफ है वाले हैं। कि लोगों ने आज तस्वीरें भी जारी की ना आप लोगों की तरफ से कि नून लीग का भी एक ग्रुप था वो जो इसमें शामिल था। ये हमारी तरफ से नहीं, मैं तो ये आज से अभी 2-3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें खुल के आना शुरू हुई हैं
कि उसमें कुछ नून लीग के एक्टिविस्ट भी थे जिन्होंने स्पेशली मेरे के ऊपर अटैक किया और जो मुझे तशद्दुद और मेरे बाल पकड़े और मेरे पीछे फिर फायरिंग भी की। वो मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से चीज़ें हाईलाइट हुई हैं और चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। और इंशाल्लाह CCTV कैमरा, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमराज के ज़रिए से जो लोग भी होंगे सबको इंशाल्लाह जो है ना वो कानून की गिरफ्त में लाया बहुत बहुत शुक्रिया सूबे तलात फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद सलमान ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, अब तो लगता है कि अल्फाज भी नहीं है जो आज पेशेंट्स के साथ हुआ, जो लोगों के साथ वहाँ पर हुआ। 4 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। रात तक तो सब कुछ सेटल हो गया था, फिर वो डॉक्टर्स की कोई वीडियो सामने आती है जिसमें वो भी तज़हीक आमेज़ उनका एक रवैया नज़र आता है। उसके बाद जो है ना वो वुकला का जत्था जाकर यहाँ पर हमलावर हो जाता है। ये हुआ क्या? महज़्ज़ब माशरों में तो इस तरह नहीं होता। डॉक्टर्स का भी एक पढ़ा लिखा बड़ा महज़्ज़ब पेशा है, वुकला का भी है, तो ये कैसे हुआ सब कुछ? देखिए, मैं सबसे पहले वजाहत कर दूं कि जो आपने कहा है कि तज़हीक अमेज़ वीडियो है वो पुरानी वीडियो है और उसके बाद तमाम मामले थे वो सेटल हो गए थे। अच्छा। लेकिन ये चूँकि वुकला के इलेक्शन चल रहे हैं तो वुकला के एक ग्रुप ने खुद ही वो वीडियो पुरानी निकाल के उसको फैलाया। इसके बाद जब ये इन्होंने वीडियो के एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार के ख़िलाफ़ कैंपेन का हिस्सा बनाया तो हमने फिलफौर इसकी तरदीद की और रात हमने 10 बजे PIC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्लियर किया कि ये पुरानी वीडियो है और अब हमारे मामला सेटल हो चुके हैं और हम उस पर कायम हैं। PIC के अमले ने 2 दफ़ा माजरत भी की। PIC के अमले के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात भी हुए। पहले 40 से 50 वुकला ने OPD में हमला किया, खाकरूबों पर, फार्मेसी वाले वर्कर्स पर, गार्ड्स पर हमला किया और आज सैकड़ों की तादाद में, ये मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वार्ड खाली पड़े हैं, शीशे टूट चुके हैं, पूरा अस्पताल इस वक्त सील कर दिया गया है। ICU में, एमरजेंसी में, निगहदाश्त की वार्ड में, कार्डियक यूनिट्स में और तो और ऑपरेशन थिएटर में वुकला जा पहुँचे। तो अभी ज़रा बता सकते हैं सिचुएशन क्या है? सारा दिन जो होता रहा वो तो हम देखते रहे, अभी बता सकते हैं कि इमरजेंसी में, ICU में, CCU में ज़रा बड़ी सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं ये लोग, ज़रा सा शोर वहाँ पर बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जो आग हल्ला वहाँ पर बोला गया समझ नहीं आ रही इस पर क्या कहा जाए। अभी बताएं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। यकीनन पेशेंट्स में खौफो हिरास तो होगा। देखें जी, जब हमला हुआ है तो इस वक्त तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। शीशे टूटे हुए हैं, पंखे तोड़ दिए गए हैं, बेड्स तोड़ दिए गए हैं, कीमती मशीनरी तोड़ दी गई है। ऑपरेशन थिएटर में जाके वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन के औजार थे तोड़ दिए गए हैं। एकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी की जो मशीनें हैं वो तोड़ दी गई हैं। 150 के करीब डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स, नर्सिस और लवाकिन की जो गाड़ियाँ थी वो जला दी गई, तोड़ दी गई। अभी जो पेशेंट्स थे वो कहाँ शिफ्ट किए हैं, कहाँ गए वो सब? वो तो फिर दूसरे अस्पताल, वो देखें इसी असना में बहुत सारे मरीज़ जान की बाजी भी हार गए और बाकी मानदा जो मरीज़ हैं उनको दूसरे अस्पतालों में जाने पे मजबूर हुए हैं। PIC में तो अब कंडीशन नहीं है कि 1-2 दिन ये चल सके, क्योंकि ये इसके जितने वो होते हैं बिल्डिंग के लवाजमात वो सारे ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ पे तो मुमकिन नहीं है 1-2 दिन इलाज को कंटिन्यू करना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो ज्वाइन किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ होंगे और टेलीफोन लाइन पर मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कल्बे हुसैन। सबसे पहले कामरान साहब आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप खुद पेशे के एतबार से एक वकील हैं, आज जो वकीलों ने किया कैसा लगा आपको? एतजाज़ साहब ने तो आज कहा कि हमारा सर जो है वो शर्म से झुक गया है, ये हमारे पेशे के लोग क्या करते फिर रहे हैं। अफसोस भी आज कामरान साहब एक छोटा सा लफ्ज़ जो है ना वो पड़ जाता है, कोई इंसानियत आज वुकला तबके में हमें नज़र नहीं आए। इंतहाई सेंसिटिव पेशेंट्स के साथ जो आज सलूक हुआ, 4 लोग जो हैं वो बेचारे मर गए, जान की बाजी हार गए। और क्या कहेंगे आप, ये वुकला का रवैया जो है ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? अब देखिए, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। इसको कोई भी प्रमोट नहीं कर सकता, इस पे कोई भी जो है वो खुश नहीं हो सकता, इस पे शर्मिंदगी ही फील की जा सकती है।
ये इनफैक्ट जो है ना, ये समाज के रवैये हैं जो इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो अब इम्पेशेंस हो गए हैं। उसमें भले डॉक्टर हों, भले वकील हों, डॉक्टरों ने जो कुछ किया था वो भी दुरुस्त नहीं था। बच्चे हैं हमारे, हमारी आंखें हैं, हमारा अपने लोग हैं। इसी तरह से वकीलों ने जो कुछ किया ये भी नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है आज। ना सिर्फ अपना डॉक्टरों पे हमला करना या हॉस्पिटल पे हमला करना। यकीन करें आज अफसोस हो रहा था, ये वो वुकला हैं जिनके लिए 2007 में अदलिया बहाली तहरीक में सब साथ चले थे, मीडिया ने साथ दिया था। आज तो इन्होंने सहाफियों को भी नहीं छोड़ा। अफसोस हो रहा था कि आज इन लोगों के लिए हम लोगों ने तहरीक में हिस्सा लिया और साथ दिया इन लोगों का। अफसोसनाक बात है। ये गलत हुआ है, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। इसको हमने उसी वक्त इंटरफियर किया इसमें, और हमने कोशिश की है कि जो है ना लोगों को समझाएं। मैं तो इस्लामाबाद में था। हमने ट्राई किया जो भी सीनियर वकला थे उनको कि एतमाद में लें और उनको कहें कि भाई इसमें जाके मुदाखलत करिए, और ये कोई अच्छा जो है ना वो नहीं जा रहा। मगर वो उस वक्त तक जो है वो मामला खासा जो है वो बिगड़ चुका हुआ था। कोई इसको हम ये कह सकते हैं कि शायद हमारी तरबियत में कमी है। हम लोगों को जो है ना आगे नहीं बता सके कि किस तरह से माशरे में बिहेव करना है। इसी तरह से वो डॉक्टर्स के हवाले से भी, उनके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको कहूँगा कि आप तरबियत के हवाले से सोचिए कि क्या मुनासिब तरबियत हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मुझे भी ये सोचना है और लोगों को भी ये सोचना है। बहरहाल जो कुछ हुआ है उसको तो आप सपोर्ट करते हैं ना, जो मुलव्विस है, वुकला जो मुलव्विस हैं, 4 लोग जिंदगी की बाजी हारे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये कत्ल से कम नहीं है मुर्तजा साहब। कत्ल और चीज होती है, मगर कानून के मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि हम खुद हमेशा जो है ना, हमारी हमेशा ये डिमांड रही है कि जो कुछ भी हो कानून के मुताबिक हो। आज वाले वाक़े में बजाय हम कानून को हाथ में लेते, हमको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए था। अब जो कुछ हमने किया है उसमें हमारे खिलाफ जो कुछ भी होगा जाहिर है वो कानून के मुताबिक ही होगा। सही, तो समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं नहीं बल्कि यकीनन ये कहना चाहिए इंतजामिया की भी एक बहुत बड़ी गफलत सामने आई है कि पुलिस हरकत में उस तरीके से नहीं आ सकी। चौहान साहब तो ये कहते रहे कि हमने कहा जी मॉडल टाउन जैसा कोई वाकया जो है ना वो पेश ना आ जाए, हम रोकते रहे, लेकिन अंदर लोग मर रहे थे। उसमें ऐसा है ना कि आप जब कोई कॉम्प्रोमाइज करवाने जाते हैं, जब कोई सेटलमेंट करवाने जाते हैं, तो ऐसे बंदे को भिजवाते हैं जो ठंडे मिजाज का होता है। तो चौहान साहब को भिजवा के तो मेरा ख्याल है कि वो मामला तो चौहान साहब पे धावा ही बोल दिया, कोई कहने का मौका ही नहीं दिया, धावा ही बोल दिया उन्होंने। ज्यादती हुई है, वो भी गलत हुआ है। मगर उसमें कोई ठंडे बंदे को भिजवाते तो शायद कुछ ज्यादा मामला होता, मगर ज्यादती। कौन? बुज़दार साहब आ जाते, वो तो कुछ ज्यादा ही ठंडे मिजाज के लगते हैं। बुज़दार साहब आ जाते, कौन आता? किसी ने तो रिप्रेजेंट करना था ना हुकूमत को। वो तो बिल्कुल किसी ने करना था, मगर कोई ठंडा बंदा आता तो मेरा ख्याल है कि उस मामले को या वकीलों की तरफ से उनको 4 वकील साथ लेके आते, सीनियर जो सफेद बालों वाले होते हैं उनको साथ लेके आते तो ज्यादा की शायद कोई मुनासिब बात होती। पहले उनको एतमाद में ले लेते, वो आते उनको डांट डपट करते कि बच्चों ये क्या हरकत कर रहे हो, ये क्या करने की किस तरह से हरकतें होती हैं, तो मामला शायद सुलझ जाता। लेकिन आप आखिरी सवाल, आप इस चीज को डिफेंड तो नहीं करते ना, क्योंकि अभी भी खबरें आ रही थी कि कुछ बातें चल रही हैं कि जो इनके खिलाफ मुकदमात हैं खत्म कर देने चाहिए, जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर देना चाहिए। आप समझते हैं ना कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, कानून के मुताबिक यकीनन कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, और इस मामले को अदरवाइज भी सुलझाने की जरूरत है। मसला यहाँ पे जो असल मसला है वो हमारी तरबियत है। वो हम तरबियत शायद नहीं दें। बच्चे एजुकेटेड तो है, तालीम तो उन्होंने ले ली है, मगर शायद तरबियत का मसला है। ये डॉक्टरों के लिए भी और हमारे वकीलों के लिए भी और माशरे के बाकी तबकात के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तरबियत ना बतौर माँ बाप हम दे सके। साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, वुकला गर्दी का कोई पहला वाकया नहीं है। आज जो वुकला ने हमला किया डॉक्टर्स पर,
पूरे अस्पताल पर धावा बोला, फिर सहाफ़ियों पर उन्होंने धावा बोला, उनको मारा पीटा, तशद्दुद किया, मोबाइल्स छीन लिए, सूबाई वज़ीर को भी नहीं छोड़ा, चौहान साहब को भी उन्होंने जो है ना वो अपने तशद्दुद से दूर नहीं रखा, उनको भी खूब उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर जब चौहान साहब कहते हैं, जब उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जब तस्वीरें वायरल हुई तो पता चला कि जो इनके बाल खींच रहा था, जो एक जत्था था, उसमें नून लीग के जो लोग थे, वकला थे, जो आप लोग का सपोर्टिव पैनल है, उनके लोग शामिल थे। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए शाजिया, सबसे पहले तो मैं इस वाक़या की शदीद मज़म्मत करता हूँ। जिस तरह का वाक़या हुआ है ये हमारे सारी कौम के साथ जो गए हैं कि एक हॉस्पिटल जो इतना सेंसिटिव बीमारी का हार्ट के मतलब है, तो वहाँ पे इस तरह का वाक़या होना मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्री है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और जो उन्होंने आपने बात की वज़रा की, उसकी भी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अफसोस का इज़हार करते हैं कि जिस तरह भी हो वो एक अलग बात है सियासत की, लेकिन इस तरह का वाक़या हमें पूरी एक तकलीफ़ दे बात है और उस वाक़े की भी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन जहाँ आपने बात की वकला गर्दी की या दूसरी, अब देखें पानी सर से बहुत गुजर चुका है, किसी ने चीज़ ने कंट्रोल नहीं की। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वकला हज़रात जो हैं वो काफ़ी देर से ये सिलसिला, कभी जजेस को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उस वक्त के चीफ जस्टिस से इफ्तिखार चौधरी जिनको बहाल वकला और सारी कौम ने बड़ी तहरीक चलाया, सब पार्टियों ने, आपके पता ही है आप साहब को, तो उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं किया कि उसके बाद वकला को किसी डिसिप्लिन में लाते, उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिली, जो मुझे उस वक्त की रियलाइजेशन है कि वो किस तरह चल रहा था मामला। अब यहाँ तक पहुंच गया कि उनके अपने जजेस के चेंबर जो हैं वो भी महफूज नहीं। लगता है कि डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी से तबका बिल्कुल बाहर है और कभी किसी ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। आप लोगों के दौर में भी होता रहा है ये सब कुछ। दूसरी बात सुने, क्योंकि वो जजेस का बीच में होता है ये सारी कोर्ट्स का। लेकिन एक मैं और बात आपको बताऊं कि आप जो रूट काज है ना, जो मेरे मुताबिक है कि जो ये डॉक्टर्स का भी मसला है, आप मशरूम की तरह डॉक्टर निकले हैं जो हॉस्पिटल की इजाज़त दी, जिसने भी दी, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह के डॉक्टर आए जो जिनको कोई पट्टी करने भी नहीं आती, इस तरह के वकील आए जो वो प्राइवेट कॉलेजेस बने लॉ के लिए, वहाँ वो ड्राफ्ट नहीं कर सकते कोई एप्लीकेशन। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको बताऊं जिस मुकाम पे हम पहुँच गए हैं, तो जब इस तरह के मामला तो होंगे तो उनकी तरबियत, उनकी एजुकेशन भी उसी तरह की होगी जिस तरह के वहाँ ये कॉलेजेस से प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे वो कला। लेकिन फिर ऐसे लोगों को डिसिप्लिन और अकाउंटिंग में लाना, जो बात आपने नहीं शाजिया, इंतजामिया का काम होता है। मैं बात करना चाहता हूँ, जो आपने बात, जी बिल्कुल, एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो आपने कहा कि फयाजुल हसन साहब ने कहा है कि जी ये नून लीग के, देखें वकील हैं, वो किसी के भी वकील हो सकते हैं, इनके भी कल को हो सकते हैं। बहुत सारे वकील हैं जो हमारे होते हैं, कल को इनके भी वकील रहे हैं पीटीआई के कुछ। तो उसको इस तरह करना बजाय ठंडे दिल के साथ सोचते और बाद में कोई कमेंट करते, उन्होंने फौरन कहा कि ये नून लीग के, और नॉट लेस देन वो जो फेडरल लेवल पे इनकी एक स्पोक्स पर्सन क्या है, फिरदौस आशिक, उसने कहा था ये अवान साहबा वो ये गुल्लू भट्ट हैं नून के। देखें इस तरह के रवैये मत ऐसी बात करें, इंक्वायरी हो जाएगी, सारे लोग सामने हैं, वो फुटेज जो है वो आपके सामने है, सारी चीज़ें। बाकी जो आपने बात की इंतज़ामिया की, मैं सब इंतज़ामिया ने जो 1-1.25 साल में किया है, मुझे बताएं कि किस तरह यहाँ गवर्नेंस रही है पंजाब में। सारी दुनिया चीख रही है, मीडिया चीख रहा है, इनके अपने मीडिया के जो एंकर पर्सन सपोर्टर हैं, बेस आखिरी डिग्री तक सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब में इट्स ए वर्स्ट काइंड ऑफ बैड गवर्नेंस। तो मैं समझता हूं कि ये मामला चाहे किसी को इन्होंने हैंडल किया है, मुझे अफसोस होता है यार, ये पूछा जब आप 5-5 आईजी बदलेंगे नहीं, मुझे बात पता चलता है कि गवर्नेंस ही नहीं है। 5 आईजी नहीं, इसके अलावा मुझे बताएं, ये जो लोग आते हैं जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले बैठे, किसी ने नहीं पूछा। मीना बैठे रहे चेहरे क्रॉस में, नबीना बैठते हैं तो कोई नहीं पूछता। भाई कोई जाए, कोई बात करे किसी तरीके से। जब यंग डॉक्टर्स हड़ताल करते थे तो शहबाज साहब की टीम जाती थी, फाइनली कोई 2-4-5 दिन बाद मैनेज करते थे कि ये चीज़ें जो है ना चलती रहें स्मूथ। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस होते हुए इस इंतज़ामिया के अभी 5 आईजी की बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, अब नई टीम आई है सारी पंजाब में और ये वाकया हो गया है।
ये बड़ी कॉम्पिटेंट लोग तो हैं जो आपको मैं लगता है इनको कि इस जानता हूं, वाकये की सिर्फ जो चीफ जिम्मेदारी वो सेक्रेटरी है या उतनी बराबर की लेकिन जिम्मेदारी इंतजामिया पर भी है? मैं कहता हूं कि बिल्कुल वकला ने तो जो किया वो तो बहुत ही बदलो एक काबिल मजम्मत बात है ही है, लेकिन इंतजामिया को नहीं पता था ये हो रहा है। वो अगर हाई कोर्ट से चल के पैदल एक जाते हैं PIC तक, तो किसी को नहीं पता चला, नाम किसी इंटेलिजेंस को पता चला ना इंतजामिया को पता चला। ये नहीं कि वो किसी सबब एरिया अच्छा, जवाब जो आ रहा है ना इस पर राणा साहब कि पुलिस डरी हुई है भाई। सानिया मॉडल टाउन के बाद तो पुलिस तो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई हुई है कि जो कुछ उस वाक़े के बाद हुआ, पुलिस पर मुकदमात हुए, जो कुछ हुआ, कहते हैं कि उस वाक़े के बाद आज चौहान साहब भी कह रहे हैं कि हमने कहा कि भाई मॉडल टाउन जैसा कोई वाक़या पेश नहीं आना चाहिए और अंदर लोग मर रहे थे। देखें, ये मैं आपको बताऊं, इनकी इस नलायकी या इनकी जो डायरेक्शन है इस तरफ लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, अब पंजाब भर में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, डाके पड़ रहे हैं, चोरी हो रही है, किसी की जान महफूज नहीं, ये सारी बातें आपके सामने हैं। ये किस किस्म की इंतजामिया है या किस किस्म की पुलिसिंग है या किस किस्म के मामलात आगे लेके जा रहे हैं जैसे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं लोगों का हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे आप लोगों को सबको ये लम्हा फिक्र किस तरह बात करें जब सारी दुनिया कहती है कि यहाँ इंतजामी, वो कहते हैं पॉलिटिकल साइड पे चेंज नहीं आएगी, हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इंतजामी लॉ से यहाँ तब्दीली लाएंगे। तो वो तब्दीली आती है, बात तो ऊपर की है कि विल होनी चाहिए और कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ नलायकी की इंतहा है। राणा साहब, सानिया साहिवाल देखें, फिर आप वो DPO पाकपतन वाला वाकया वो देखें, फिर उसके बाद सलाहुद्दीन का आप वाकया देखें, लेकिन उसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस से शेर शाह सूरी तक उनको जो है ना वो कह दिया गया, तो क्या उनकी तब्दीली नागुज़ीर नहीं हो गई? की टोपी पहना दिया उसको। अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए, एक आप बोल गया जो MS था वहां पे पिंडी में, रावलपिंडी में, आपको याद होगा कोई न्याजी साहब थे डॉक्टर जी, जो उनके साथ अशर हुआ जी कि एक खतून थी कोई डॉक्टर, कोई उसकी ट्रांसफर के लिए ये जो लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं इन्होंने कहा, तो किस तरह उसका अशर किया गया, वो अशर भी आपके सामने है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि इसका एक ही इलाज है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक नया इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन चाहिए, फेयर एंड फ्री इम्पार्शियल इलेक्शन चाहिए, ताकि सही जो मैंडेट है वो लेके आने वाला बैठे और एक अच्छी गवर्नमेंट बने। बात कर रहे हैं और अब हम तो पंजाब की बात कर रहे हैं ना, आप तो पूरे नहीं, अब सारी यही है, ऊपर नीचे क्या है पंजाब में। पंजाब को कौन कंट्रोल कर रहा है? वजीर आज़म कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे मिनट में तो वो खुद आके प्रिजाइड करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स। किसी के खिलाफ आज तक कुछ एक्शन हुआ है? किसी को एक वजीर को निकालते हैं, अगले दिन उसको फिर दोबारा ओथ दे देते हैं कि इतनी बड़ी गलतियां करते हैं, कहते हैं नहीं फिर तुम आ जाओ, शामिल हो जाओ। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की हुकूमत है, गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, ना रेट है। तो ये मामला तो बहुत हो रहे हैं संजीदा किस्म के या बिगड़ते जा रहे हैं। इस पे शादिया बिल्कुल हमें पूरी कौम को एक सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अदालत से एक रिलीफ मिल गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर आसिफ अली जरदारी की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। समाअत के आगाज़ पर पिम्स अस्पताल की जानिब से आसिफ अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या नैब ने रिपोर्ट देख ली है, और साथ ही चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर को मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत की, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना शुरू की। अदालत की जानिब से बनाए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी साहब मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला है, उन्हें दिल का अर्जा है और वो तवील अरसे से शुगर के मरीज़ हैं, जबकि उनके 3 स्टंट भी डले हुए हैं। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि आसिफ अली जरदारी को दिल का अर्जा है, जबकि उन्हें एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, और इस सूरत हाल में आसिफ जरदारी का जेल में रहना उनकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है और जेल में रहते हुए उनका इलाज मुमकिन नहीं है। जिसके बाद फिर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या साबिक सदर अपनी मर्जी के मुआलिज से इलाज करा रहे हैं
क्या नैब चाहता है कि आसिफ जरदारी को कैद करके कौमी खजाने से इलाज जारी रखा जाए? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर कोई जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए पार्क लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की जमानत को मंजूर करते हुए 1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत से रिहाई मिलने पर बिलावल भुट्टो ने इंसाफ का फैसला करने पर अदालतों का शुक्रिया अदा किया और साथ भी ये भी कहा कि आसिफ जरदारी शिकारी हैं और अब वो खिलाड़ी का शिकार करेंगे। सवाल ये है कि अब तिब्बी बुनियादों पर रिहाई मिलने के बाद साबिक सदर शिकार करेंगे या फिर इलाज करवाएंगे, और क्या जरदारी साहब भी इलाज के लिए बाहर जाने की दरख्वास्त दे सकते हैं क्योंकि उनका नाम भी ECL पर है। इस पर मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा आपका। शेरी रहमान साहिबा, यकीनन पार्टी के लिए, जरदारी साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए एक खुशाइन बात है कि उन्हें रिलीफ मिला है, तिब्बी बुनियादों पर उन्हें ज़मानत मिली है। हम दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जरदारी साहब सिर्फ कराची से इलाज कराएंगे या उनके पास भी एक ऑप्शन है, वो जाना चाहते हैं, बाहर जाएंगे क्या वो इलाज के लिए? देखिए, अभी तक तो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपने देखा कि अदालत में सामने पेश भी की गई। जजेस ने खुद कहा कि नैब आपने ये पूछा कि आपने ये रिपोर्ट देखी है और फिर उन्होंने ज़मानत दी है तिब्बी बुनियाद पर। तो ये मैं समझती हूँ पहले हो जाना चाहिए था ये ही बिल्कुल ये, बल्कि ये जो ज़मानत है इसके लिए जो पिटिशन होती है वो भी दरख्वास्त डाली नहीं गई थी क्योंकि जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कोई सहूलत भी नहीं लेना चाहता, जबकि ये बुनियादी हक होता है, ये कानून का हिस्सा होता है और ये अदालतें एक हक समझ कर देती हैं। मैं तो इसे रिलीफ भी नहीं समझती, ये आपका एक हक होता है, आपके लीगल सिस्टम का ये एक हिस्सा है। उनको हमें उनकी छोटी बेटी भेजनी पड़ी लिल्ला कि आपकी तबीयत इस तरह ख़राब होती जा रही है। आपने खुद उनके दिल का मर्ज़ और सब कुछ बयान किया, रीढ़ की हड्डी और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सब कुछ, और फिर उन्होंने जाके एक्सेप्ट किया। अब ये जहाँ तक आपने कराची का सवाल किया, देखिए ये कराची वाला और बाहर का सवाल ये है कि हमने तो आईनी एक पिटिशन बहुत पहले से डाला हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हिस्सा, कि जिस सूबे में आप पर केस बना हुआ है आपकी वहाँ तफ्तीशी जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। अब ये अमली तौर पर किसी और के साथ नहीं हो रहा, ना कभी हुआ है। तो ये इस पर बड़े कॉलम भी लिखे गए कि ये क्या जरदारी साहब वाहिद सौतेले हैं, ये सब पीपल्स पार्टी के साथ किया जा रहा है, ये और किसी के साथ तो नहीं होता। और बहुत महीनों तक जाती मालिज तक रसाई भी नहीं दी गई थी। आपने सारा बयानिया भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। हर दूसरे रोज हम लोग ये मुतालबा कर रहे होते थे। अब जो सूरत हाल है कराची के हवाले से देखिए, वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल में उनकी पूरा उनकी भी मालिज हैं, वो पहले वहाँ जा चुके हैं। तो बेहतरी तो मैं समझती हूँ फ़िलहाल की होगी कि अगर कराची उनको शिफ्ट कर दिया जाए। मेरी इत्तला में कोई ऐसी इस वक्त दरख्वास्त नहीं है, ये तो डॉक्टरों की ही एडवाइस पर होता है, उन्हीं के कहने पर होता है कि आगे क्या किया जाए। और जहाँ तक इस वक्त सूरत हाल है, बल्कि नैब वाले डॉक्टर्स, हुकूमती डॉक्टर्स खुद ने कहा कि हम पर दबाव, जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं, कि हम पर दबाव इतना है कि हम ना इनको यहाँ से हटाएं, और 60 दिन 70 दिन को जेल में रखा बगैर किसी मतलब फ्रिज तक नहीं होता था अक्सर और बेशतर उनकी इंसुलिन रखने के लिए। तो ये सूरत हाल काफी, लेकिन अब जरदारी का नाम शेरी साहबा ECL में है, तो क्या आप लोग दरख्वास्त देंगे कि उनका नाम ECL में डाला जाए? अगर बाहर इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ती है, दरख्वास्त तो देनी पड़ेगी ना जी। इस वक्त तो अभी जो प्रोसेस में है सूरत हाल वो है, जब ऐसा कोई जब डॉक्टर्स कुछ कहेंगे तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगी ना। उन्होंने कभी देखिए, एक जो आप तारीफ देखें ना एक बंदे की, ये वो सदर है जिसने 12 साल मुल्क में गुजारे, जेलों में अपनी जवानी गुजार दी है। वो खाना भी अपना वही महदूद खाते हैं जो उन्होंने 12 साल जेल में खाया था। अभी भी वो किसी दावत या रेस्टोरेंट पे नहीं जाते, वो अपना दाल रोटी साथ लेके जाते हैं, जो कहते हैं जो मुझे आदत पड़ गई है मैं वही खा सकता हूँ। तो अब उन्होंने
हमने कोई ऐसी दरखास्त नहीं है। हमने हमेशा सामना किया है केसेस का और उनको ये बिल्कुल इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है वाज़े तौर पर। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें हुकूमत को तमाम पार्लिमानी जमातों से बात करके मामला तय करने की ज़रूरत है। मसलन आर्टिकल 243 में तरमीम करनी है, बड़ा अहम मामला है, लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, वज़ीर आज़म और वुज़रा जो है ना वो तनकीद का ऑपोजिशन पर कोई मौका जो है ना वो जाने नहीं देते। फिर बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं वो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स की बातें करते हैं, उनको भी जहाँ मौका मिलता है वो ये बात करते हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई अलग सोच है कि उन्होंने हुकूमत का इन जो ये कानून साजी होनी है साथ देना या नहीं देना, या पूरी ऑपोजिशन का मुत्तफिका फैसला होगा कि इस पर हुकूमत को सपोर्ट करना या नहीं? देखिए, पार्लियामान में यूजुअली ये सूरत हाल हमेशा ऐसी होती है कि ऑपोजिशन मुत्तफिक रहने की कोशिश करती है। यही बेहतर तरीका होता है पार्लियामान में। या आप तामीरी काम भी कर रहे हो तो आपको अपने नंबर्स के ज़रिए अपने काम कराने होते हैं। यानी कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन ला रहे हैं, मेरे बहुत सारे बिल्स नेशनल असेंबली में फंसे हुए हैं, सेनेट से जा चुके हैं और नेशनल असेंबली के सेनेट में आने फंसे हुए हैं। बहुत ज़रूरी है इन कामों को होना। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपसे ज़रूर बड़े मौदबाना और माजरत से कहूँगी कि जो एक मीडिया में कहा जाता है कि आप एक ब्रश से सबको टार कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। देखिए, अपोजिशन और हुकूमत का बिल्कुल अलग एक जिम्मेदारी होती है। जब हुकूमत में होते हैं आपकी जिम्मेदारी होती है और पूरे हाउस को चलाना। आप चाहे आप देख लीजिए हमारी हुकूमत का रवैया और उसका रिकॉर्ड आप देखें, कितने मुश्किल पूरे मुल्क को साथ लेके NFC अकॉर्ड, 18वीं तरमीम, इन्हें लेगेसी प्रोजेक्ट्स कहते हैं जी, जिनकी कोई तारीख होती है, रकम करते हैं और फिर सारों का सिग्नेचर है और एक माहौल ऐसा है कि हम बड़े पहले फाउंडेशन जो जमहूरियत जिस तरह मुअत्तल होती रही है मुल्क में, आइन तो उसको हम आगे ले जा रहे हैं और फिर गवर्नेंस आगे ले जाएंगे। अब वक्त आया है काम करने का, तो ये लोग तो हमसे आगे पहले पहुंच जाते हैं शोर गुल गाली गलोच करने में। दुनिया में अपोजिशन का ये काम होता है और हुकूमत का काम होता है जी आपके सामने आए कहें कि जी पेशकश करें, अब आप हमारे साथ इन इश्यूज पर काम करें, कमिटीज को इस्तेमाल करें। यहाँ तो कमिटीज मुअत्तल रहती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 अरकान की तैनाती का मामला है, इसमें अब कौन रुकावट बना हुआ है? हुकूमत की तो तन्हाई बिल्कुल समझ में आ रही है कि हुकूमत के लिए कोई नया मसला तो नहीं था ये, कोई उनको तो पता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होना है और उन्हें पहले से जो है ना इस पर काम करने की जरूरत थी। अब रुकावट कौन बना हुआ है? अभी तक डेडलॉक है इस पर। देखिए, आई एम सॉरी, इन्होंने आप जरा आइन खोल के पढ़ लें, उसमें लिखा है द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शाल, मे नहीं है, कुड नहीं है, शुड नहीं है, शाल। इसका मतलब है आपको करना है। आपने ऑपोजिशन लीडर से जाके पूछना है कि आप लोगों को कौन सही लग रहे हैं, वो 3 नाम क्या हैं जिन पर हम मिल बैठकर तय करें। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेटर भी ऑपोजिशन लीडर की तरफ से खुद गया बेसाख्ता कि भाई कुछ करें, ये इदारा मुअत्तल होने वाला है, और हो गया। वो चाहते यही थे। इमरान खान साहब ने खुद रिटर्न पेशकश दी है इलेक्शन कमीशन को कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ इस फॉरेन फंडिंग में, अवाम के सामने ये केसेस अंदर ही बंद आप करें, क्लासिफाइड करें। तो जवाबदेही तो मैडम सिर्फ हमारे लिए है। उस पर भी मैंने सुना गैग ऑर्डर लगने वाला है, उस पर भी वो सेंसरशिप चाह रही हैं कि जो लोग हमारे ऑपोजिशन में हैं वो क्यों बने, हीरो बने, वो तो इश्तिहारी हैं, वो है। ये कहाँ का दुनिया में जग हसाई क्यों करा रहे हैं पाकिस्तान की? फिर आपकी क्या अखलाकी हैसियत रहेगी कि आप दूसरे ममालिक को उंगली उठा सकेंगे? बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहरी रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ थी। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, पाकिस्तान में 10 सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट बहाल हुई है। 10 साल पहले श्रीलंका की टीम पर लाहौर में होने वाले हमले के बाद से आलमी दुनिया ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था, जबकि अब 10 साल के बाद भी श्रीलंका की टीम ने ही पाकिस्तान के वीरान मैदानों को आबाद किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट आज
पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ और पहले दिन के इख्तिताम पर श्रीलंका की टीम ने 202 रन बनाए और 5 विकेटें गंवाई। और फिर 10 सालों के बाद पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट मैच के दौरान खिलाड़ियों के साथ फिर अवाम भी बहुत ज़्यादा खुश थे आज, और वो श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दुनिया को ये एक मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क में टेस्ट क्रिकेट की बहाली पर खिलाड़ियों के लिए यादगारी कैप्स भी बनवाई हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब तक 53 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। 19 में पाकिस्तान फातेह रहा और तो 16 टेस्ट में आइलैंडर्स कामयाब रहे। 18 मैचेस ड्रॉ रहे। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर श्रीलंका के खिलाफ 22वां टेस्ट खेल रहा है। इस टेस्ट में जीत किसी भी टीम की हो, लेकिन असल में पाकिस्तान में क्रिकेट ही जीतेगी और यही पाकिस्तानी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। जबकि अब दुनिया को पाकिस्तान आकर ना खेलने के लिए अब एक मजबूत जवाब पेश करना होगा, जो कि बहुत ही खुशाइंद है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें हैं बहाल हुई हैं। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।